हेलो दोस्तों, मेरा नाम है सूरज कुमार और आपका स्वागत है साहसी ज्ञान चैनल में। तो आज हम लोग करने वाले हैं एक न्यू सिलेबस स्टार्ट, जो कि हम लोग पढ़ने वाले हैं डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होती है। सारी चीज़ें हम लोग पढ़ेंगे, एक से के बाद एक सारी चीज़ें हम लोग जानेंगे। तो क्या है हमारे पास सिलेबस। आज पहले बार सिलेबस के बारे में बात कर लेते हैं। डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग सिस्टम क्या होती है, यहाँ आप देख पाएंगे फंडामेंटल्स वगैरह सारी बातें हम करेंगे। ट्रेंड्स क्या होती है, फ्यूचर ट्रेंड्स क्या है डिस्ट्रीब्यूटिंग ऑपरेटिंग सिस्टम में। ट्रेंड्स इन द सेंस कि क्या क्या चीज़ों में हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं, किस तरह से ट्रेंड्स आगे बढ़ रही है, ये सारी चीज़ें के बारे में हम लोग बात करेंगे। डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग सिस्टम मॉडल्स हम लोग पढ़ने वाले हैं। इसमें डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम इशूज़ के बारे में पढ़ने वाले हैं कि डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम में क्या क्या इशूज़ फेस करनी पड़ती हैं, किस प्रकार के इशू हमें देखनी पड़ती है जब हम लोग डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम को पे काम कर रहे होते हैं। फिर हम लोग इंट्रोडक्शन टू डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग सिस्टम पढ़ेंगे, जो कि DCE के नाम से भी जाना जाता है। ओके, तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। पहले फर्स्ट मॉड्यूल कंप्लीट करते हैं, उसके बाद हम लोग सारी चीज़ें आगे बात करेंगे। तो धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए, तो सबसे पहला जो आज टॉपिक हमारा होने वाला है कि व्हाट इज़ अ डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग सिस्टम। ओके, तो शुरू से मैं आपको बता दूं कि पहले तो ये समझना होगा कि व्हाट इज़ डिस्ट्रीब्यूटेड और ऑपरेटिंग सिस्टम। यहाँ पर हम कर क्या रहे हैं। बेसिकली दूसरे ऑपरेटिंग सिस्टम में जो सिर्फ विंडोज़ है या फिर सारे ऑपरेटिंग सिस्टम को देख पा रहे होंगे, OS वगैरह को देख पा रहे होंगे, उस सारी चीज़ों को देख पा रहे होंगे, तो वो सारी कंप्यूटर डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम। और इस डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम का बनाने का क्या मकसद था, तो ये सारी चीज़ों के बारे में जानने के लिए आप अच्छे से विस्तार से वीडियो में बने रहेंगे। हो सकता है वीडियो थोड़ी लंबी हो जाए क्योंकि ये फर्स्ट वीडियो हो रही है। उसके बाद में धीरे धीरे सारी वीडियोस को टॉपिक बाय टॉपिक्स आगे लेकर बढ़ते रहेंगे। तो क्योंकि ये इंट्रोडक्शन पार्ट है, तो ये अच्छे से समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि यहाँ से अगर अच्छे से हम नहीं समझेंगे कि आखिर ये बनाया क्यों जा रहा है, हम इसमें कर क्या रहे हैं, ये सारी चीज़ को अगर अच्छे से हम नहीं जानेंगे तो काफ़ी प्रॉब्लम्स हमें देखने को मिल सकती हैं। आगे जाके हमें काफ़ी चीज़ें समझ में नहीं आएंगी। तो डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम बनाने का मकसद था कि काफ़ी सारे कंप्यूटर्स को, काफ़ी सारे सिस्टम्स को, काफ़ी सारे पेरिफेरल डिवाइसेस को, पेरिफेरल डिवाइसेस मतलब जितने भी डिवाइसेस नेटवर्क के थ्रू कनेक्टेड हैं, और वो जो इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइसेस हैं वो किसी ब्राउज़रिंग के थ्रू, नेटवर्क के थ्रू वो चल रही है, उसे हम लोग पेरिफेरल डिवाइसेस कहते हैं। जैसे आप प्रिंटर भी उसे उसमें काउंट कर सकते हैं। तो इस बेसिस पे हम क्या देख रहे थे कि जितने भी कंप्यूटर्स हैं, जो आज के कहीं भी देखेंगे, आप कॉलेज में पढ़ते होंगे या आप ऑफिस में वर्क करते होंगे, तो सारी चीज़ देखते हैं काफ़ी सारे लैब में आपके कंप्यूटर्स रखे होती हैं। तो काफ़ी सारे सिस्टम्स बंद भी होते हैं क्योंकि उसे कोई यूज़ नहीं कर रहा होता है, और काफ़ी सारे सिस्टम में कोई यूज़ कर रहे होते हैं। और कभी कभी हो सकता है कि रात के समय जब कॉलेज बंद होती है, तो क्या होता है कि कोई भी उस सिस्टम्स को इस्तेमाल नहीं कर रहा होता है। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये हो रहा है कि जितने भी कंप्यूटर्स के जो सिस्टम के प्रोसेसर है, प्रोसेसर का यूज़ नहीं करा जा रहा है। मतलब कि वेस्ट ऑफ प्रोसेसर का यहाँ पर एक प्रॉब्लम देखा जा रहा था कि जितने भी कंप्यूटर्स हैं उस प्रोसेसर का इस्तेमाल नहीं किया जा रहा है। तो डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम में क्या करा जा रहा है ना, कि सारे के सारे प्रोसेसर को, सारे के सारे डिवाइसेस को जो भी बंद है या फिर जिसे यूज़ नहीं करा जा रहा है, उसे हम लोग एक जगह सिंक्रोनाइज कर दें। कहने का मतलब है कहीं हम एक जगह से उस सारे प्रोसेसर का इस्तेमाल कर सकें जो कि यूज़ नहीं करी जा रही है, या फिर जिसकी पावर पूरी यूज़ नहीं करी जा रही है। कोई भी एक प्रोसेसर का एक किसी भी प्रकार की क्षमता होती है या फिर उसकी कैपेसिटी होती है, मैं कहूँ तो, कि वो इतना काम कर सकता है। कभी हो सकता है कि हम कोई सिंपल कोड रन कर रहे हो, और कभी हो सकता है कि हम कोई हार्ड कोड रन कर रहे हैं। तो इसमें भी हम सिंपल कोड कर रहे होते हैं तो हमें उस प्रोसेसर पे काम हो जाता है, और काफ़ी सारी जो प्रोसेसिंग पावर है वो भी बची भी रह जाती है प्रोसेसर की। तो अगर कोई हार्ड वर्क कर रहा है, कोई हार्ड प्रोसेसिंग, हार्ड प्रोग्रामिंग को एग्जीक्यूट कर रहा है अपनी सिस्टम पे, ओके, तो हो सकता है कि उसकी जो प्रोसेसर है, उस सिस्टम में जो प्रोसेसर लगी हुई है, वो उस प्रोग्रामिंग को कंपाइल करने में असक्षम है। कहने का मतलब उस प्रोसेसर के पास उतनी ताकत नहीं है कि जो आप प्रोसेस कर रहे हैं, जो प्रोसेस को आप करना चाहते हैं, वो नहीं कर पा रहा है। ओके, तो इसी डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम में क्या हुई ना, कि जिसने वो हार्ड प्रोग्राम को कंपाइल कर रहे थे, उसके पास पर्याप्त मात्रा में वो प्रोसेसर नहीं है, उतनी पावरफुल प्रोसेसर नहीं है। तो वो क्या करेगा, दूसरे के सिस्टम के प्रोसेसर को एक साथ यूज़ करके वो खुद की प्रोग्राम कर पाएगा। तो ये सारी चीज़ें हम लोग डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम में कर रहे हैं। तो इसी वजह से हमें एक नया ऑपरेटिंग सिस्टम बनाने की ज़रूरत पड़ी है। हम उसे बना रहे हैं, अभी भी इस पर काफ़ी वर्क बचा हुआ है, सारी काम अभी लगी हुई है, समझे, बहुत कम रिसर्च करी गई है इस चीज़ में।
तो जैसे मैं अभी खुद में आ कहूँ तो मैं भी एक रिसर्च पेपर पे काम कर रहा हूँ इस डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग ऑपरेटिंग सिस्टम पे। वो सारी बातें हम लोग बाद में ज़रूर करेंगे। तो अब चलिए आते हैं हमारे सिलेबस पे और एक विस्तार से पढ़ते हैं बेसिकली है क्या। तो यहाँ पर देखेंगे व्हाट इज़ अ डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग सिस्टम। अ डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग सिस्टम इज़ अ बेसिकली अ कलेक्शन ऑफ प्रोसेसर इंटरकनेक्टेड बाय अ कम्युनिकेशन नेटवर्क। तो जैसा कि मैंने आपको कहा एक प्रोसेसर का कलेक्शन है, जहाँ डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम में प्रोसेसर का कलेक्शन है जिसे हम लोग थ्रू किसके थ्रू इस्तेमाल कर सकते हैं, एक कम्युनिकेशन नेटवर्क के थ्रू, एक जैसे जो हम लोग नेट इस्तेमाल करते हैं उसके थ्रू हम लोग उस जितने भी प्रोसेसर हैं उसे हम एक जगह पर इस्तेमाल कर पाएंगे, जिसे उपयोग करने हैं, जिसे उससे इस्तेमाल करना है, जिसे यूज़ करना है वो वहाँ पर हम यूज़ कर पाएंगे। ओके, इन विच ईच प्रोसेसर है इट्स ऑन लोकल मेमोरी एंड अदर पेरिफेरल्स। ठीक है, तो जैसे आप देख पाएंगे कि ईच प्रोसेसर, जितने भी कंप्यूटर्स में प्रोसेसर लगे हुए हैं उसमें खुद की कुछ मेमोरी होती है, कुछ लोकल मेमोरी होते हैं, अदर पेरिफेरल्स भी उसमें अटैच होती हैं, मतलब कि कीबोर्ड, माउस, दैट लाइक थिंग, ये सब सारी चीज़ों को हम लोग पेरिफेरल्स कहते हैं। ओके, आगे बढ़ते हैं। एंड द कम्युनिकेशन बिटवीन एंड टू प्रोसेसर ऑफ द सिस्टम टेक प्लेस बाय मैसेज पासिंग ओवर द कम्युनिकेशन नेटवर्क। ओके, तो यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, किसी प्रोसेसर पर मैसेज पासिंग कर रहे हैं या फिर प्रोसेसर को यूज़ कर रहे हैं किसी अनदर वर्क के लिए, दूसरे के कंप्यूटर्स को विद द बिटवीन टू प्रोसेसर को हम लोग कंबाइन कर रहे हैं और हम लोग एक उस दो प्रोसेसर को मिला के एक सिस्टम पे पावर बढ़ा रहे हैं और उससे हम लोग काम कर रहे हैं। ओके, तो हम लोग इसको एक मैसेज पासिंग के नाम से भी जानते हैं। आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ कुछ एग्जाम्पल में आप देख पाएंगे। एग्जाम्पल है एक डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग सिस्टम्स। ओके, तो ये एग्जाम्पल है गूगल सर्च। गूगल सर्च में क्या एग्जाम्पल है कि हम कुछ भी सर्च कर रहे होते हैं। ओके, जैसे हमने यहाँ पर कुछ भी सर्च करा मैंने एप्पल सर्च करा। ओके, तो एप्पल जो सर्च करा, कोई कश्मीर की सेब है, ओके, कोई कहीं और की सेब है, कहीं और की एप्पल्स है, कोई इंग्लैंड की एप्पल है। ओके, तो ये जो सारी इमेजेस हैं, जो हम इमेजेस डाउनलोड करना चाहते हैं, जो ऐसे एप्पल को देखना चाहते हैं, वो ज़रूरी नहीं कि हर एक सर्वर में देखेंगे तो सारी इमेजेस नहीं डाली जा सकती है। हमेशा आपको पहले जो सर्वर आपके पास नज़दीक जो पड़ती है उससे आपको पहला इमेज दिया जाता है, उसके बाद जो अदर इमेज होगी वो दूसरे सर्वर से दी जाएगी और तीसरे सर्वर से दी जाएगी। तो मान लो यहाँ पर आपको कहीं अमेरिका में कोई और एक सर्वर है गूगल्स की, और वहाँ से आपको वहाँ पर भी एप्पल के कुछ इमेजेस है, तो आपको क्या करता है, गूगल में आप कभी भी कुछ भी सर्च करेंगे तो आपको कभी भी एक चीज़ नहीं दिखाएगा, वो हमेशा आपको मल्टीपल्स इमेजेस शो कराएंगी, या मल्टीपल पिक्स और मल्टीपल सर्च कुछ भी सर्च करेंगे तो मल्टीपल ऑप्शंस आपको शो कराएंगे। इससे मतलब क्या है कि हम मल्टीपल सर्वर्स को एक जगह एक सिस्टम पे हम लोग ला रहे हैं। किस तरह ला रहे हैं, किसी भी आप कोई भी सिस्टम को आप सर्च किया, आपने तो सिर्फ एप्पल सर्च करा था, लेकिन जो भी सिस्टम से हमने, जितने भी सर्वर से हमने सारी चीज़ें उठाई हैं, जो सारी चीज़ें के एप्पल्स हमने मिला है। ओके, तो वो क्या है, वो हम लोग उसे क्या नाम दे रहे हैं, डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम। बिकॉज क्योंकि वो सारी जो सिस्टम्स हमने लगाई हुई हैं वो दूसरे सर्वर से आ रही हैं सिर्फ आपके कंप्यूटर में। आपका एक कंप्यूटर है, लेकिन आपके कंप्यूटर कितने सर्वर से आप कनेक्ट हो गए, 4-5 सर्वर्स, जितने भी सर्वर्स हैं, जितनी सर्वर्स में वो एप्पल की इमेजेस हैं वो आपके सर्वर्स में आके मिल गई। तो रिजल्ट आर देन कंबाइंड एंड रिटर्न टू द यूजर्स। मैं जैसा कि मैं कह रहा हूँ ना, उसी तरह से कि जितनी सारे भी सर्वर्स हैं वहाँ से आपकी डाटा आपको मिल रहा है एक सिस्टम पे। इतने सारे प्रोसेसर का प्रोसेस करने के बाद एक जगह सिस्टम आपको सारे यूज़र्स को वो जो डाटा चाहिए था, जो एप्पल की इमेजेस चाहिए थी, वो आपको मिल गई। तो ये भी एक बहुत अच्छा ये है। तो जो भी एग्जांपल्स मैं बोल रहा हूँ इसे आप बिल्कुल अच्छे से लिख सकते हैं एग्ज़ाम्स वगैरह में, तो आपको कोई भी इशू नहीं होगी। आगे बढ़ते हैं। ओके, तो इसका एक बहुत अच्छा एग्जांपल है ना बिटकॉइन। बिटकॉइन क्या है ना, एक डिस्ट्रीब्यूटेड डाटाबेस है और डिस्ट्रीब्यूटेड लीजर फॉर्म में वो काम करता है। मतलब क्या है इसका, ओके, मतलब क्या है, क्रिप्टो करेंसी क्या है, क्रिप्टो करेंसी का कोई भी एक सेंट्रल डाटाबेस नहीं है। ओके, तो क्या होता है ना कि किसी भी क्रिप्टो करेंसी को आप देखेंगे तो उसका कोई सेंट्रल डाटाबेस नहीं है, वो कनेक्ट है एक ब्लॉकचेन से दूसरे ब्लॉकचेन पर, एक लीजर डिस्ट्रीब्यूटेड लीजर से दूसरे लीजर पे। और क्या है हो रहा है यहाँ पर, एक भी लोकल्स को आप देखेंगे, एक भी बिटकॉइन से ब्लॉक्स को देखेंगे तो वो दूसरे ब्लॉक की नोट्स की वो जानकारी रखता है। ओके, तो यहाँ पर भी क्या हो रही है, एक दूसरे से कनेक्शन है, दूसरे की जो ट्रांजेक्शन है वो खुद में ले रहा है, वो सारी चीज़ें इस्तेमाल कर रहा है। रियल कॉल्ड यहाँ पर देख पाएंगे लीजर्स कॉल्ड ब्लॉकचेन इन पब्लिक रिकॉर्ड्स ऑफ ऑल ट्रांजेक्शन्स। ओके, जितने भी ट्रांजेक्शन है
हर ब्लॉक्स में जाती है, चारों हजारों ब्लॉक्स बनी हुई हैं वहाँ पर। ओके, आप यहाँ किसी वन ब्लॉक्स में भी ट्रांजेक्शन करेंगे तो जो ट्रांजेक्शन आपने 10 रुपीज़ का करा है वो जो लीजर के फॉर्म में जो सेव होगा, लीजर का मतलब होता है लेखा जोखा। ओके, लेखा जोखा अगर आप नहीं पढ़ रहे हैं, अभी मैंने ब्लॉकचेन भी स्टार्ट करा हुआ है, तो ब्लॉकचेन की आपने अभी तक क्लासेस स्टार्ट नहीं की तो मेरी चैनल लिस्ट पर जाकर आप देख सकते हैं, ब्लॉकचेन भी मैं पढ़ा रहा हूँ, तो वहाँ जाके आप वो सारी चीज़ें भी पढ़ सकते हैं। तो यहाँ पर क्या है, लीजर के फॉर्म में सारी चीज़ें सेव होती है, मतलब लेखा जोखा। जैसे राशन आप लेने जाते होंगे तो वहाँ पर आप कुछ भी राशन लेते हैं तो क्या होता है, तो उसमें क्या होता है कि आपको मिल रहा होता है, आपने वहाँ से कुछ भी राशन लिया तो उसमें आपने एक लिस्ट बना दिया, इतने टाइम पर लिया, आपने दाल खरीदा, आपने चना खरीदा और आपने आटा खरीदा, इस तरह से आपने वो क्या करते हैं, वो सारी चीज़ें बना लेते हैं। तो क्या हो गया, एक लेखा जोखा हो गया, तो लीजर है। अब ब्लॉकचेन में जितनी भी ट्रांजेक्शन होती है वो लीजर के फॉर्म में सेव हो रही होती है। ओके, आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर भी देख पाएंगे हर ब्लॉक्स एक दूसरे से कनेक्टेड है, सारी प्रोसेसिंग पावर एक दूसरे से यूज़ करा जा रहा है, तो इसे हम लोग डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग के एग्जाम्पल समझ सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। ओपन स्टैक्स वगैरह हम लोग अभी इसमें ज़्यादा ध्यान नहीं देने वाले हैं, एग्जाम्पल्स हो चुकी है मेरे अनुसार, आप इस एग्जाम्पल को बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं। मैं आपको कुछ दिनों बाद आपको मैं ये प्रोवाइड करा दूंगा, कहने का मतलब है तो नोट्स जब मैं प्रोवाइड कराऊंगी तो आप उससे कुछ चीज़ें बड़े आराम से पढ़ सकते हैं। ओके, तो फ्यूचर ट्रेंड्स इन डिस्ट्रीब्यूटेड डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग सिस्टम क्या है। फ्यूचर ट्रेंड्स के बारे में जैसे मैंने बात करा है, जैसे सर्वर्स कंप्यूटिंग, जैसे कि जितने भी सर्वर्स है एक दूसरे से कनेक्शन जुड़ी हुई है, उस तरह से आप देख पाएंगे सर्वरलेस कंप्यूटिंग इज अ मॉडल वेयर क्लाउड प्रोवाइडिंग मैनेज द इंफ्रास्ट्रक्चर एंड ऑटोमेटिकली स्केल रिसोर्सेज बेस्ड ऑन दी वर्कलोड। जैसे क्लाउड सर्विस है ना, जितने भी आप क्लाउड सर्विस देखेंगे तो जैसे जैसे आप उस पर कुछ लोड करते जाते हैं ना, वो ऑटोमेटिकली उसकी जो स्टोरेज है वो बढ़ती जाती है। ऐसा नहीं है कि आप जो क्लाउड सर्विस है, क्लाउड सर्विस कैसे आप क्लाउड सर्विस को एक देख पाएंगे कि एक वो डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग सिस्टम किस तरह से, वो फ्यूचर ट्रेंड्स है क्लाउड कंप्यूटिंग क्या है। जैसे आप गूगल फोटो है आपके पास, ओके, गूगल फोटोज़ में आप काफ़ी सारे फोटोज सेव कर रहे होते हैं। ओके, आपने 1 GB का कोई फ़ोटो सेव करा, 1 GB तक फ़ोटो सेव करा, आपने 50 फ़ोटो सेव करे, 1 GB हो गए। अब आप चाहते हैं कि नहीं, अब तो मुझे 2 GB डाटा चाहिए, अब 2 GB स्पेस चाहिए, तो क्या होता है कि आप पैसे देते हैं और उस चीज़ को खरीद लेते हैं। आपकी आप स्पेस जो है गूगल ड्राइव की, वो आपकी गूगल फ़ोटोज़ की वो आपकी 2 GB तक चली जाती है। तो ये क्या है ना कि आपको कुछ करने के एक्स्ट्रा कुछ लोडेज डालने की नहीं पड़ रही। आप जैसे जैसे अपने रिसोर्सेज को बढ़ा रहे हैं, अपनी जितनी आपने अपने प्रोडक्ट को बढ़ा रहे हैं या फिर अपने फ़ोटोज़ को बढ़ा रहे हैं, आप अपने वर्कलोड को बढ़ा रहे हैं अपने डाटाबेस पे, वो वैसे वो जो स्टोरेज चाहिए वो बढ़ती जा रही है। तो एक जो सर्वरलेस कंप्यूटिंग जो क्लाउड जिसे हम कहते हैं, वो एक बहुत अच्छा उदाहरण है फ्यूचर ट्रेंड्स के मामले में कि ये इस तरह से काम करती है। डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम और डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग सिस्टम के द्वारा ये बनाई गई है, इसी टेक्नोलॉजी पर ये काम करती है। डेवलपर्स कैन राइट कोड that run as the function without need to manage servers operating system or runtime environment। Okay, serverless computing is ideal for application with unpredictable workload। तो जैसा कि क्या कहता था ना, सर्वर्स इसमें क्या है ना कि अनप्रेडिक्टेबल लोड, कभी भी कोई भी प्रोग्राम जैसा आप करेंगे तो आपके पास काफ़ी सारे, मान लो आपने एक डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम के थ्रू कनेक्टेड है, वर्क स्टेशन है आपके पास, आप कहीं ऑफिस में हैं, कहीं ऑफिस सारे आपके एक आपके घर के होम कंप्यूटर में, वो आपके सारे ऑफिस के जितनी भी रात हो रही हैं और आपके सारे ऑफिस के कंप्यूटर आपके वर्क स्टेशन पे लोड आपको ये अच्छा प्रोग्राम करें, काफ़ी अच्छा प्रोग्राम जिसमें एग्जीक्यूशन टाइम बहुत ज़्यादा है। मतलब कि किसी प्रोग्राम को आप देखेंगे जब एक्सिक्यूट करते हैं, किसी इमेज को ओपन करेंगे, करने की कोशिश करेंगे, इमेज को एक्सिक्यूट करने का मतलब एग्जांपल दे रहा हूँ मैं, इमेज को जब आप किसी टेक्स्ट फॉर्मेट में उसे एक्सट्रैक्ट करेंगे, इमेज हमेशा टेक्स्ट फॉर्मेट में ही होती है, टेक्स्ट फॉर्मेट को कंबाइन करने के बाद वो आपको एक इमेज के रूप में दिखती है। तो अगर एक बड़ी सी इमेज है, जब हम उसे एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं, तो जब उसे एक्सट्रैक्ट करते हैं उसे बहुत सारे वर्ड्स आपको जनरेट होंगे, लाखों करोड़ों वर्ड्स जनरेट होंगे आपके उसमें, स्पेलिंग टाइप से वो ABCD 1 2 3 इस तरह से काफ़ी सारे वर्ड्स जनरेट होंगे। तो क्या होंगे, इसमें काफ़ी समय लगता है, अगर आप अपने सिस्टम से करेंगे तो इसमें काफ़ी समय लग जाएगा। लेकिन डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग के थ्रू करेंगे तो वर्क स्टेशन जो आपके ऑफिस में जो सिस्टम पड़ा है जो बंद है, वो आप घर पे अपने काम कर रहे हैं एक सिस्टम पर, वो वर्क के जितने भी सारे ऑफिस के जितने प्रोसेसर को इस्तेमाल करके जो काम आपके 2 घंटे 4 घंटे में होने वाले थे, वो बस कुछ ही मिनटों में आपको देखने को मिल जाएगा। तो ये सारी चीज़ें आपको बहुत अच्छे से समझ में आ रही है, मैं उम्मीद करता हूँ। कहीं भी कोई प्रॉब्लम इशू आ रही है तो ज़रूर से ज़रूर कमेंट करेंगे। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलेंगे। आगे बढ़ते हैं।
तो अब एज कंप्यूटिंग क्या है? तो एज कंप्यूटिंग मुझे लगता है आज मैंने काफ़ी लंबा कर दिया है। तो एज कंप्यूटिंग वगैरह हम लोग कल जानेंगे और अच्छे से जानेंगे। कोई भी प्रॉब्लम इशू आपको आने वाली नहीं है इसमें, तो डोंट वरी अबाउट इट। बिल्कुल आराम से पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। और कभी कोई भी इशू होती है तो कमेंट में रिप्लाई करना ज़रूर करें, भूलें ना। मतलब कि कहीं भी इशू हो रही है, जैसे मैं कुछ पढ़ाने में कर रहा हूँ या फिर मैं कुछ गलत बता रहा हूँ, तो इस सारी चीज़ों को बताएंगे तो मैं अपने आप को अपडेट करता रहूँगा। तो जाते जाते फिर से मैं कहना चाहता हूँ, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करते हुए जाइएगा। थैंक यू।